मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 जनसभाएं। दमोह में चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा, देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने को कहा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर होगी चर्चा। अब भी जहरीले धुंध के साए में लिपटा है दिल्ली एनसीआर। प्रदूषण कम करने के उपायों पर दिल्ली सरकार ने आज फिर बुलाई बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष पर फिर बेनतीजा रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन सकी कोई सहमति। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड नीदरलैंड की भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल का तूफानी दोहरा शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत चुनावी राज्यों के विधानसभा चुनावों से, यानी कि जनादेश से। जनादेश में शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही बीजेपी रोज प्रचार अभियान में तेजी ला रही है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर की महू और राव विधानसभा में रोड शो किया, जहां उन्होंने रोड शो के दौरान रथ सभा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा मंडलेश्वर के रास्ते महू विधानसभा पहुंचे थे, जहां महू से लेकर राव तक जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान रास्ते भर कार्यकर्ता जेपी नड्डा पर फूल बरसाते नजर आ रहे थे। नड्डा ने कहा कि बीजेपी को अपना विश्वास और मत देने का मतलब है विकास के साथ अपने आप को जोड़ना, और कांग्रेस को मत देने का मतलब है भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार को आगे बढ़ना। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर मतदान होंगे। यहां बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए दिल्ली से भी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक आकर मध्य प्रदेश में प्रचार करने पर डटे हुए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार अभियान की कमान संभालते हैं तो बीजेपी का जोश कई गुना ऊपर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दमोह में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो
या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुना और मुरैना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को उतारा है। यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत अरुण यादव एक दिन में कई चुनावी रैली कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज प्रियंका गांधी की 3 चुनावी रैली है। पहले वो उज्जैन के सांवेर में जनसभा करेंगी, फिर देवास के खाते गांव में उनकी रैली होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे इंदौर में प्रियंका का रोड शो होगा। इंदौर की 9 विधानसभा में से 92 प्रत्याशी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाकी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा दोपहर 12:30 बजे जशपुर में होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे अंबिकापुर में दूसरी रैली के जरिए राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद उनका हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को वो संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। इसके अलावा राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कल देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने अजीबोगरीब बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ इस तरह चौतरफा घिर गए हैं कि आज उन्हें मीडिया के सामने आकर आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया था, वैसे ही नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका पतन निश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो ख़त्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विवादित बयान पर घिरते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने भी कहा है कि यह बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह अमर्यादित है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए वह कम है। मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज
शर्म से लज्जित हो उठा है, बिहार का सर झुक चुका है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। कमेटी ने 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले कहा जा चुका है कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए 10 राज्यों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी और राजस्थान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही है। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी एसआईए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की जा रही है। इससे पहले भी एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में कई बार छापेमारी कर चुकी है। और अब बात बढ़ते वायु प्रदूषण की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। एनसीआर में भी जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा बैठक की और हालात की जानकारी ली। स्मोक की वजह से परेशानी तो है, लोगों को घुटन हो रहा है और बहुत परेशानी है। जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसको सरकार को कुछ करना चाहिए। सुबह में और शाम को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है। इससे जो है स्वास्थ्य खराब होता है। हॉस्पिटलों में जो है बहुत भीड़ हो रही है। इससे जो है पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। और दिल्ली में सरकार को इससे कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहिए और सरकार इसमें विफल हो रही है। ट्रैवल करते हुए हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि पंजाब में पराली काफी जल रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने हरियाणा में इसको लेकर बहुत कुछ नियंत्रित किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं। हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है। उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम उसको मिल करके उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं। उनको सुविधाएँ, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं ताकि। और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है। तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है।
सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में यह भी कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 10 नवंबर तक जापान के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने जापान के विदेश राज्य मंत्री इवाओ होरी के साथ बैठक की। वी मुरलीधरन ने कहा कि हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सार्थक बैठक हुई है, जो कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपनी यात्रा के दौरान कई नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय प्रवासियों से भी वे मुलाकात करेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बार फिर तार-तार हुई है। जयपुर में बीती रात एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। जयपुर के मानसरोवर पुलिस थाना क्षेत्र में जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी की बस पर हमला किया गया। बस में मौजूद छात्र छात्राओं ने वीडियो बनाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर कहा है कि राजधानी जयपुर में बच्चों से भरी बस पर हमला हो गया। पिछले कुछ सालों में मासूमों तक को अराजकता की आंच झेलनी पड़ी है। बस कुछ दिन और राजस्थान में बुरे दिनों का अंत अब निकट है। चुनाव के बाद कमल खिलेगा और कानून का राज फिर लौटेगा। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी सुखी और सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के साथ जबरदस्त मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे। हालांकि जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर जंगल की तरफ खदेड़ दिया। मुठभेड़ के बाद जवानों ने ड्रोन कैमरे से जब इलाके में नजर रखी तो करीब 100 से ज्यादा नक्सलियों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इनमें से कुछ नक्सली कुछ को उठाकर ले जाते दिखे। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आईईडी की बरामद भी किए हैं। कोबरा 2002 और सीआरपीएफ 85वीं बटालियन के द्वारा मौके पर बरामद आईईडी को निष्क्रिय किया गया। चुनावों के दौरान तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नीयत से ये आईईडी लगाए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया गया। बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने डीडी न्यूज को बताया कि विधानसभा चुनाव में नक्सली बीजापुर में बड़ी वारदात करने में फिराक में थे। उन्होंने बताया कि बीजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गश्त पर निकले जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 नक्सली मारे गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव। वे लोग जो यूं तो है आम, लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास। साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का। वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये है हमारे पद। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस बार तेजस्विनी में करवाएंगे आपकी मुलाकात।
एशियाई खेलों में खेल का मैदान फतह कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ियों से। इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। गांव में लोअर टी शर्ट पहनना लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको दूसरी नजर से देखते, तो वहाँ से निकल के आना और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे घर से और इस माहौल से मुझे बाहर निकलना, तो यहीं से मेरी जैवलिन की शुरुआत हुई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था जब अपने देश का झंडा ऊपर जा रहा था। जैसे कि अभी हम मेडल जीत के आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी अपनी लड़की को स्पोर्ट्स कराना है, तो मतलब इतना नजरिया चेंज हो गया ना उनका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। अब बात करेंगे हमारे सौर मिशन की। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पहली सफलता हाथ लगी है। अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक अपने कैमरे में कैद की है। सौर वातावरण के अचानक चमकने को सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसरो ने अपने एक्स टाइमलाइन पर लिखा है कि यह उपकरण सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए तैयार है, जिसमें तेज समय और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा 1 है। HEL1OS डाटा रिसर्चर्स को सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान रिलीज हुई विस्फोटक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। HEL1OS वर्तमान में थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन ऑपरेशन को ठीक करने के दौर से गुजर रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इससे पहले ब्रेक ले आइए आपको बताते हैं एक और खबर। शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 42वां संस्करण इस समय में साहित्य, संस्कृति और वैश्विक प्रभावों का एक असाधारण उत्सव प्रस्तुत कर रहा है। शारजहां बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 1 से 12 नवंबर तक शारजहां एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। वी स्पीक बुक्स थीम के तहत SIBF 2023 प्रसिद्ध लेखकों, फिल्मी हस्तियों, विचारकों और वैश्विक प्रभावशाली लोगों की एक शानदार श्रृंखला को एक साथ प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के नोबेल पुरस्कार विजेता और सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक शामिल हैं। यह भव्य साहित्यिक सभा विविध प्रकार के दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में बदलाव करते हुए इन दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार ने थोक कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे। खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिग चेन रिटेलर प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर इनका 5-5 टन स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या वेयर हाउस में दाल रखने की लिमिट 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 50 टन थी। मिलर पिछले 3 महीने के उत्पादन का या वार्षिक क्षमता का 25% इनमें जो भी ज्यादा हो दाल का स्टॉक रख पाएंगे। पहले मिलर के लिए यह स्टॉक लिमिट 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% थी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से और शुरुआत इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक एक बार फिर बिना नतीजे के खत्म हो गई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच मतभेद कायम रहे। इसमें युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में अमेरिका ने जहां मानवीय सहायता के लिए सीमित युद्ध विराम की बात कही, वहीं ज्यादातर सदस्य देशों ने आम जनों की मौतों को रोकने के लिए स्थायी युद्ध विराम की जरूरत बताई। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गजा में अविलंब युद्ध विराम की आवश्यकता जता चुके हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में आम जनों की मौत हो रही है और उसके चलते वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में तनाव बढ़ रहा है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन अपने आखिरी मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जीत से विदाई लेना चाहेगी। हालांकि नीदरलैंड की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है, जिसका इरादा एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने का होगा। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आज के मैच में क्या रंग दिखाती है। वनडे में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। इंग्लैंड की टीम हमेशा से ही डट
कर टीम पर हावी नजर आई है। इंग्लैंड के खिलाफ नीदरलैंड को पहली जीत का इंतजार है। राष्ट्रीय खेलों में बीच हैंडबॉल की वापसी से इस खेल से जुड़े सभी लोग बेहद खुश हैं। दक्षिण एशियाई हैंडबॉल फेडरेशन के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने खुशी जताई है कि बीच हैंडबॉल राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों का भविष्य बेहद उज्जवल है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में बीच हैंडबॉल की एक बार फिर से वापसी हुई है और इस वक्त हमारे साथ हैं साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे। सर, बीच हैंडबॉल की इस बार राष्ट्रीय खेलों में फिर से वापसी हुई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी उत्साह देखने को मिल रहा है दर्शकों में बीच हैंडबॉल को लेकर, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी यूथ ओलंपिक में बीच गेम हुआ है यूथ ओलंपिक में, और हम इसको इंक्लूड ओलंपिक गेम में भी करने वाले हैं। 2024 में ये डेमोन्स्ट्रेशन गेम है और 2028 में रेगुलर गेम में बीच आ जाएगा, क्योंकि अभी IHF हमारी कांग्रेस हुई थी, उसमें हमारे प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो गेम्स को इंक्लूड करते हैं उनसे बातचीत हुई थी। आप देखते होंगे कि बीच गेम अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है और हमारी एशियन चैंपियनशिप होती है, बीच एशियन गेम्स भी होते हैं। तो एक तो जो बीचेज के खेल हैं उसमें और खेलों से आप देखें तो इसमें हैंडबॉल में ज़्यादा थ्रिल है, इसलिए इसकी ज़्यादा लोकप्रियता है। हमने देखा कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खासतौर से हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो महिलाओं के लिए कितना स्कोप देखते हैं आप इस खेल में? बहुत बड़ा है। वही वर्ल्ड बीच गेम में हम एथेंस में गई थी हमारी टीम, हमारी बैंकॉक एशियन गेम में हमारी टीम ने मेडल लिया था। तो और वोमेंस में जूनियर यूथ एशिया के चैंपियन नहीं, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए यूथ जो हमारी अंडर 15 जो है टीम है उस यूथ चैंपियन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। क्योंकि ये इंडोर में टेराफ्लेक्स में खेला जाता है, जब हम इंडोर में ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंडोर सुविधा देते हैं, टेराफ्लेक्स देंगे तो ये और ज़्यादा उत्साहित होकर खेलेंगे और इससे और अच्छा रिजल्ट आएगा। गोवा में जैसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और गोवा अपने बीचेस के लिए मशहूर है, तो गोवा के राष्ट्रीय खेलों में अब जब बीच हैंडबॉल को शामिल किया गया तो आपको लगता है कि लोकप्रियता में और ज्यादा हमें इजाफा देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा, बिल्कुल निश्चित ही मिलेगा कि यहाँ पर आम जनता की, जैसे आज भी देख रहे हैं जब मैच होता है तो जो टूरिस्ट आ रहा है वो टूरिस्ट बीच छोड़ के हैंडबॉल मैच देखने आ रहा है, तो एक तरह से इसका क्रेज बढ़ रहा है। दूसरे दूरदर्शन से लाइव जा रहा है तो हर घरों में इसको दिखाया जा रहा है। बीच का ये मतलब नहीं कि हम बीच ही में, जहाँ बीच नहीं आर्टिफिशियल बीच बना सकते हैं, 9 सेंटीमीटर का रेत जो है फिक्स करके और उस पर हम खेल सकते हैं। तो ये निश्चित है कि गोवा के वजह से जो पहले इसकी लोकप्रियता थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।